हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। ओके, तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे जो क्वेश्चन बैंक कर रहे थे हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के लिए था ना, उसका सेकंड पार्ट है अपना सेकंड यूनिट। ठीक, तो पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में जो भी था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसमें 9 से 10 क्वेश्चन मैंने इसमें ऑलरेडी करवा चुका है। तो आप जाइए उसमें और इसको प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और आज के वीडियो में क्या देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट के स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं हम लोग। तो आपका ये आ जाएगा यूनिट 2 किससे रिलेटेड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कोपिक थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ये वाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन होता है ये। तो सबसे पहला किस, देखो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो था ना, क्वेश्चन पेपर 2019, 20, 23 और 24, 4 बार इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, 19, 20, उसके बाद 21, 22 में नहीं आया है, फिर 23 और 24 में कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी आपको मतलब दे दे, हो सकता है ना भी दे। ओके, तो लेकिन करके जाना है, ये थोड़ा इजी होता है आपके लिए। तो इसमें क्या बोला है, स्केच द नीट एंड क्लीन डायग्राम, लाइन डायग्राम और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले क्या किया इसमें, यूवी विजिबल ये जो होता है, पहले जो लाइट के जैसा दिख रहा है लाइट ही होता है एक्चुअली में, लेकिन ये क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। ठीक है, लाइट सोर्स पास किसके थ्रू होगा, आपके पास वेवलेंथ सेलेक्टर होता है एक्चुअली में। होता क्या है, जैसे कि यहाँ से बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो ये क्या देगा आपको, लाइट है, यूवी लाइट है। ठीक है, इसको किससे गुजारते हैं आप लोग, स्प्लिट से गुजारते हैं। ये स्प्लिट क्या होता है, यही वेवलेंथ सेलेक्टर होता है। ठीक है, नॉब की तरह होता है ये। यदि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है इसमें, जैसे सपोज मान लो आपके पास कोई पेज है, पन्ना है, ठीक है, उसमें मैं एक होल कर दूँ यहाँ से, और मान लो वहाँ पे आप टॉर्च मार रहे हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, यदि आप यहाँ पे टॉर्च यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, बताओ। ये इस जो इतना सारा लाइट का जो बीम आ रहा है इसके ऊपर, ये एक छोटा सा इसके थ्रू जाएगा ना, तो एक लाइन की तरह दिखेगा ये। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, ये सेलेक्टर होता है आपके पास, जिसको वेवलेंथ सेलेक्टर बोलते हैं या फिर इसको स्लिट बोलते हैं। ठीक है, स्लिट के थ्रू जाएगा, और एक पर्टिकुलर जो मोनोक्रोमेटिन लाइट होता है ना, इस लाइट लिखा है यहाँ पे आप मोनोक्रोमेटिन लाइट भी लिख सकते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट जाएगा, किस पे पड़ेगा, ये सैंपल पे यहाँ पे आके इंसर्ट होगा। तो ये इसके अंदर में क्या फील रहेगा, आपके पास सैंपल रहेगा, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी सैंपल होगा, हो सकता है इसमें। ठीक है, तो जो भी सैंपल होगा ना उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो लाइट एमिट होगा उसको इधर से बाहर निकाल देगा, एमिट कर देगा। एमिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर बाहर निकाल देगा। अब वो जो लाइट जो जाता है ना, वो जाता है डिटेक्टर में। तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है या कितना लाइट एमिट हुआ है। ठीक है, इसको मतलब जैसे लाइट मान लो यहाँ से 80% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, 20% लाइट यहाँ से निकाल रही है, तो उसके हिसाब से ये आपको डिटेक्टर क्या है, सिग्नल देता है कि कितना परसेंट लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, बाकी ये जाएगा आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको रीड करके बताएगा, उसका उल्टा करके। ठीक है, कंप्यूटर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आपको एक इस टाइप का ना, मान लो इस टाइप का ग्राफ बना के देता है कंप्यूटर, इस टाइप का। ठीक है, ये होता है वेवलेंथ, और ये होता है इंटेंसिटी इधर वाला आई पे। तो जितना भी लाइट एब्जॉर्ब होगा इस टाइप का आपको ग्राफ मिलने वाला है, यदि मैक्सिमम किसी ना कोई पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्सिमम आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से देखो एक एप्लीकेशन निकल गया, आइडेंटिफाई दी अननोन, आइडेंटिफाई दी लैम्डा मैक्सिमम ऑफ दी एनी कंपाउंड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये इसका फ्लो डायग्राम बोलो या लाइन डायग्राम बोलो इसको, तो ये चीज़ नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इसको मैंने कहाँ से लिया ये भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, डॉक्टर जस्टिन, तो ठीक है, जिसने भी इसको दिया था ये रेफरेंस में लिख दिया हूँ यहाँ पे कहाँ से लिया हूँ। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन के बारे में, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसको। ठीक है, तो आप जितना भी नंबर में इसको पूछा गया उसके हिसाब से इसका एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम 5 तो याद रखना ही रखना आप लोग। ओके, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज्ड इन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन। फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काम आता है ये। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काम आता है, तो इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन यूजिंग एब्जॉर्प्शन डेटा। तो सपोज आपके पास कोई ड्रग है और उसका आपको क्या है ना, क्वांटिटी पता करना है, मतलब अननोन कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लाया जाता है कभी भी। सपोज आपके पास किसी सैंपल में ड्रग है, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल है या कोई केमिकल्स है जिसको आपको नहीं पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप इस यूवी विजिबल से इसका कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है जो लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो करता है कभी भी, लैम्बर्ट बियर एप्सिलॉन सी एल। तो इस फॉर्मूले के थ्रू क्या हो सकता है, आप लोग निकाल सकते हो इसको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को, अननोन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो होता है मोलार ऑब्जर्वेटिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, वही बात कर रहा हूँ मैं भी। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द क्यूवेट, ठीक है, विथ ऑफ द क्यूवेट बोल सकते हो आप लोग, पाथ लेंथ बोल सकते हो, या तो फिर इस टाइप का क्यूवेट होता है ना जो अभी ऊपर में दिखाया मैं आप लोगों को, ये वाला, ठीक है। कौन सा, ये जो होता है ये होता है क्यूवेट, ठीक है। तो क्यूवेट इसी को बोला जाता है जिसमें सैंपल को रखा जाता है कभी भी। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। अननोन सॉल्यूशन जो होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आता है कभी भी। तो यहाँ एग्जांपल लिख दिया, ड्रग हो, केमिकल हो, या कोई और चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। कैसे, आइडेंटिफाइज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये, याद रखना, ठीक है। मॉनिटर द केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बता रहा है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं दे पाएगा ये, एक्यूरेट वेल मतलब नहीं दे पाएगा, बस आपको बता देगा कि क्या हो सकता है पॉसिबल, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा प्रिमिलरी आपको आइडिया देता है बस खाली, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आपको पता तो चल जाएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। और क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल के लिए क्या सेम चीज़ यही है कि मेजर द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इंजाइम्स एक्टिविटी यूज इन द फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोस्टिक, सेम कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें, क्या उसमें बाइंडिंग है, वो आपको पता चल जाएगा। और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में क्या हो जाएगा, डिटेक्शन पॉल्यूशन इन एयर, वाटर, सॉइल, एग्जांपल हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड। सेम इसका कॉन्सेप्ट यही है आपका, जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, मान लो इतने बड़े लेक में, तालाब वाला में, मान लो छोटा सा कोई मेटल या मरकरी ही है, मान लो यहाँ पे 2+, ठीक है, तो कितने क्वांटिटी में है वो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको किसी टूल का यूज़ करना पड़ेगा ना। तो वो टूल क्या है, वो टूल है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन में Hg2+ है, तो इसके हिसाब से आप इसको रिमूवल के कुछ कुछ मेथड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये हेल्प कर रहा है आपको रिसर्च में भी, ठीक है। मतलब जो रियल प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने के लिए ये आपको यूज़फुल है। इसलिए आपको बहुत, मतलब आपको जानना ही पड़ेगा कि यूवी विजिबल का यूज़ क्या होता है कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। इसलिए इंजीनियर्स मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इंजीनियर क्यों बनता है कोई, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, या अपने इंजीनियरिंग का यूज़ करके, अपने पढ़ाई का यूज़ करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो यही पर्पस तो है ना, ऑब्वियसली मेन तो यही पर्पस है। चाहे आप कहीं भी काम करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा ना आपको, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, या किसी की मदद करोगे उस प्रोजेक्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मटेरियल साइंस में तो यूज़ होता ही है, बाकी पढ़ लेना आप। फूड एंड बेवरेजेस में भी, फॉरेंसिक साइंस में तो होता ही होता है, ठीक है। नेचुरल कंपाउंड और कैटालिटिक सरफेस केमिस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। तो 4 से 5 आपको याद रखने हैं अच्छे से, जो आप याद रख सको। ऑप्टिकल सेंसर में भी काम आता है, ऑब्वियसली काम आता है, डेफिनेटली काम आता है ये, ठीक है। कलरोमेट्री एनालिसिस में भी काम आता है, मेजर द डाइस एंड पिगमेंट इन टेक्सटाइल पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, कितना होता है। अब इसको ना एक ही बार पूछा गया है, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ 2022 में इसको पूछा गया, उसके बाद से अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसको मैं कैटेगरी में इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, बट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने दे दिया है, और जो यूट्यूब में बताया इसके बेस पे भी मेरा यूट्यूब चैनल में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है ना डेराइव लैम्बर्ट बियर लॉ के बेस पे, तो मैंने समझाया है पूरा इसको, लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है, एंड राइट द एप्लीकेशन फॉर दिस, यही होता है एप्लीकेशन के पार्ट में, तो यही आ जाएगा आपका यूवी विजिबल वाला। तो ठीक है, अब इसमें है तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो लैम्बर्ट बियर लॉ, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, बियर एंड लैम्बर्ट। तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बियर क्या बोलता था कि इस क्यूवेट में क्या होगा, सैंपल होगा, ठीक है, तो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इसके कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। जितना लाइट आएगा उतना इसका मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा लाइट, उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड एब्जॉर्ब करने वाला है, ये चीज़। तो इसके बारे बियर ने इसके बारे में बताया था। लैम्बर्ट ने क्या बोला था
यदि एक चीज़ क्यूवेट है ना, क्यूवेट वाला, तो क्यूवेट के लेंथ पर भी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो डिपेंड करता है, मतलब जो ऑब्जर्प्शन है वो डिपेंड करता है। मान लो इतना बड़ा मैं यदि ले लिया, तो क्या इसमें ऑब्जर्प्शन का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो इस पे, इसके बारे में कौन बताया था? लैम्बर्ट ने बताया था। तो इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोल दिया जाता है? बी एल लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट बी एल लॉ, जैसे भी बोलो आप, ठीक है। तो मैंने जस्ट ये फ्लो डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे काम करता है ये। जो लाइट इंसर्ट हो रहा है ना सैंपल में, उसको बोलोगे आई नॉट। ये बी हो गया आपका लेंथ ऑफ द क्यूवेट। आई क्या हो गया आपके पास? ट्रांसमिटेड लाइट हो गया आपका, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और ये कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में कुछ चेंज होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस डी आई बाई डी एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए आई, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको हटा दिए, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। या ए लिख दो या अल्फा लिख दो, दोनों सेम सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या आप किसी एप्सिलॉन से भी आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जिस बुक में दिया था उसमें अल्फा ही लिखा था, तो कन्फ्यूज़न था मेरे लिए भी, ठीक है। बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ये अल्फा ही दिया हुआ है, ए कुछ नहीं दिया हुआ, कोई भी कांस्टेंट मान लो, मेरा कहना ये चीज़ है, ठीक है। जो कांस्टेंट होगा वो मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्प्टिविटी होगा, ठीक है, मॉलिकुलर एब्जॉर्प्टिविटी उसका कांस्टेंट होगा, या फिर इसको एप्सिलॉन मान लेना, क्योंकि लास्ट में हम एप्सिलॉन ही एंड करने वाले हैं, ठीक है। वाट एवर आप जैसा भी उसको लो, लेकिन कांस्टेंट है वो। उसके बाद इस पर्टिकुलर टर्म को क्या किया? इंटीग्रेशन किया हुआ है, ठीक है। अब इंजीनियर हो आप लोग तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से आता होगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसके लिए भी फार्मूला दिया है, फार्मूला लिख दिया हूँ, ठीक है। जो बेसिक बाई चांस किसी का नहीं हो, मुझे तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि इंजीनियर हो यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप लोग को मैथमेटिक्स आता है, ये मान के मैं चलता हूँ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी आई बाई डी एक्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ये अल्फ़ा, या ए जैसा भी लिखो, सी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी एक्स, इसका फार्मूला भी लिख दिया हूँ अब यहाँ पे लिमिट डिसाइड किया है, ठीक है। लॉग आई, आई बाई आई नॉट, और इसके बाद ये वाला लिमिट डाल दिया, ठीक है। अब इस फार्मूले के जरिए क्या करोगे? ये फार्मूला लगा दिया इसमें, उसके बाद आपका ये टर्म आ गया, बी माइनस जीरो आ जाएगा। बी माइनस जीरो का मतलब ये तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा यहाँ पे, नो डाउट, पी हो जाएगा, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे बी लिख दिया, और ये क्या होगा? लॉग आई बाई आई नॉट हो जाएगा, माइनस है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यदि इंटू होता तो प्लस में चला जाता, ठीक है। कॉमन मैथमेटिक्स फार्मूला है ये, ओके। तो उसके बाद क्या किया है? इसके बाद लॉग जो नेचुरल, ये जो लॉग होता है ना, लॉग जो नेचुरल लॉग होगा होता है, उसको यदि आप बेस, लॉग बेस जो 10 होता है ना, इसमें यदि चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान क्या याद रखना, नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉगरिथम में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वही काम किया इसको, ठीक है। 2.303 लॉग 10 और आई नॉट बाई आई, ओके। उसके बाद इधर वाला तो वैल्यू सेम रहेगा। अब अल्फा जो होगा ये कांस्टेंट वैल्यू देखो यहाँ पे, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? इसका वैल्यू क्या होता है? 0.3 बी सी, ठीक है। और लॉग मतलब यहाँ पे अल्फा को निकाला है ना, ये वाला कॉन्स्ट, आई नॉट बाई आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस पे वो कंपैरिजन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ए अल्फा बाई इतना, इसका वैल्यू कितना होता है? इसके बराबर होता है, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बोला जाता है इसको। अच्छा, ये डबल डबल आ गया, ठीक है। एक में थोड़ा क्लियर नहीं था, तो एक में क्लियर है, ओके फाइन, नो इशू, सेम है दोनों, ठीक है। और इसके कंटिन्यू में ये वाला दिया हुआ है, ये वाला एप्सिलॉन बी सी इज इक्वल टू लॉग 10 आई बाई आई नॉट। अब इसको पूरे को क्या बोला जाता है? ए इज इक्वल बताया था ना, ए इज इक्वल टू सी एल, ये इसका फार्मूला, तो इसकी जगह ए आ जाएगा आपका, ये बन गया आपका ये फार्मूला पूरा, ठीक है। ये पूरे का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लैम्बर्ट बीयर लॉ का डेरिवेशन हो गया, ठीक है, डेरिवेशन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए इसके एप्लीकेशन में, लैम्बर्ट बीयर लॉ का एप्लीकेशन क्या है? लैम्बर्ट बीयर लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा? बीयर लैम्बर्ट लॉ का, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विथ अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन, सॉरी नोन कॉन्सेंट्रेशन, नोन कॉन्सेंट्रेशन को आप अननोन के साथ कंपेरिजन करके आप उसका अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो इसमें आप, ठीक है।
ये वाला चीज़। और इसका और क्या होता है, द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, इसका जो प्योर है कितना प्योर है उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। लिमिटेशन क्या होगा इसका, लिमिटेशन पूछा नहीं है तो मत बताना, ठीक है, यदि पूछेगा आपको तभी बताना। तो लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बेयर लॉ, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द मोनोक्रोमेटिक लाइट। यदि एक मतलब बल्क ऑफ लाइट यदि आप उसमें पास कर रहे हो ना तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको, ये चीज़ है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही एप्लीकेबल है ये। दिस लॉ इज ऑल्सो इनवैलिड व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी आ रही, एक ही मतलब वही चीज़ मैं समझाया आप लोगों को, एक साथ ज़्यादा लाइट दोगे तो इंटेंसिटी भी तो ज़्यादा होगा जी। एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यदि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डाल दे रहे हो, मान लो 0.005 इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन है तब तो ठीक है, लेकिन यदि मान लो 0.5 मोल यदि डाल रहे हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, देखो होता क्या है इसमें, इसमें सॉल्यूशन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट पार्ट और एक होता है सॉल्वेंट पार्ट। तो होगा क्या, यदि आप इसमें सॉल्यूट ज़्यादा डाल दोगे मान लो 0.5, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होना चालू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, कम से कम अमाउंट में है तो उसको उसके लिए ही मेजरमेंट करने के लिए बना है ये, ठीक। और जो रेफरेंस है ये देख लेना इसमें, ठीक है, ये बुक से लिया हूँ मैंने, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कौन कौन से बुक्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। वाई आर शर्मा इज़ द बेस्ट बुक, मैं भी इसको रिफ़र करता हूँ। जो भी है ये जो है ना, आपके बीएससी एमएससी वाले जितने स्टूडेंट है या पीएचडी वाले रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो इसी बुक को फॉलो करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इंडियन ऑथर है और बहुत अच्छे वर्ड में लिखा हुआ है ये, और ये भी एक बुक है जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। अरुण बहल एंड बी एस बहल एंड जी डी तुली, ओके, तो ये भी एक बुक है। तो दो बुक है आपके पास इसको रेफर करने के लिए, ओके। तीसरा क्या, ये वाला ना देखो आप लोग को यूनिक है थोड़ा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, ओके। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए आईआर का, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, क्योंकि ये वाला एक्चुअली में ना पूरा इतना ज़्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया है तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं आंसर आप लोग को प्रोवाइड करूँ इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, द कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इन CCl4। तो जो कार्ब CCl4 के बारे में दिया है, ठीक है, CH4 एक्चुअली में, ओके, CH4, ये CCl4 लिखा गया है, इसको CH4 कर लेना। CH4 मिथाइल मीथेन जो होता है ना, उसका जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है उसके बारे में बताना आपको, जैसे स्ट्रेचिंग होता है, बेंडिंग होता है, पढ़े ना हम लोग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वाली पार्ट है। तो कितना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग में दो टाइप बता चुका हूँ आप लोगों को, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। बेंडिंग में चार टाइप बताया हूँ आप लोगों को, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, और एक और क्या था, रॉकिंग, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पे बनाया हो, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वी यूज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अ मॉलिक्यूल विथ एन एटम हैज 3 n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल एंड रेस्ट आर वाइब्रेशनल, ठीक है, मतलब टोटल बता रहा है इसका। तो इसके लिए दो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉन नॉन लीनियर पॉलीमर क्या हो, सॉरी सॉरी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, और लीनियर मॉलिक्यूल, ये दोनों के लिए अलग अलग बनता है आपका। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जैसे आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा। बाकी जितने भी आएंगे, अब जो टेट्राहाइड्रल होता है ना कार्बन का, तो आपका इस टाइप का, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल तो नहीं हुआ CH4। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा आपका 3n माइनस एन, मतलब नंबर ऑफ एटम होता है इसमें, ठीक है, 3n-5, इस रूल को फॉलो करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है ये, ठीक है, जो आपके सिलेबस में पूरा नहीं दिया हुआ है। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, 3n-6 जो यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब चलो कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा, ये कितना नंबर ऑफ फंडामेंटल आ सकता है आपको। तो 3n-6, 3 हो गया। और CH4 में कितने नंबर ऑफ एटम है, 5 एटम है, 5 एटम है ना, 4 हाइड्रोजन का और कार्बन का 1 हो गया, तो कितने हो गए, 5 हो गए आपके पास। तो एन कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 इधर लिख देना आप लोग। और कितना दिया है, -6 दिया हुआ है, तो 5 दिया 15, -6 हो गया, तो कितने हो गए, 9 हो गए। मतलब 9 मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन किस में आएगा आपके पास, CH4 में आएगा।
चलो इतना तो पता चल गया इस कैलकुलेशन से। ठीक है, दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, फिर से बता रहा हूँ। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये जो लिखा हुआ है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होगा, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होगा। ठीक है, ये चीज़ है पूरा। तो इतना तो पता चल गया कि CH4 में कितने वाइब्रेशन होंगे, 9 वाइब्रेशन होंगे। लेकिन यहीं पे काम खत्म नहीं होता है ये। ठीक है, जो 9 वाइब्रेशन है कौन कौन से हैं ये भी मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में किस टाइप का आएगा, देखो सबका डायरेक्शन डायरेक्शन के खेल है इसमें, और कुछ नहीं, अलग अलग है। ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिकल बैंड भी है इसमें, तो सिमेट्रिकल बैंड दोनों में दे दिया, देखो अपोजिट साइड में दोनों आ रहा है। ठीक, और कौन सा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में 3 टाइप हो रहा है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एक टाइप का हो गया, सिमेट्रिकल बेंडिंग में भी 2 टाइप का हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में भी 3 टाइप हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। और नीचे दिया हुआ है सिमेट्रिकल बेंडिंग में दिया हुआ है, एसिमेट्रिकल बेंडिंग में भी कितने हो गए, 3 टाइप के हो गए, तो हो गए ना 9। ये है 9 टाइप के आपके। ठीक, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, यदि आया तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, और इसको तो बिना पढ़े जाना ही मत। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको बिना पढ़े तो जाना मत। आई हाईली रिकमेंड दिस क्वेश्चन। 20, 21, 22, 23, 24 में भी पूछा हुआ है, तो 25 में भी आई होप आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ये दो को तो छोड़ना नहीं भाई, पहले बता दिया हूँ, इसको पढ़ के ही जाना है। हाईली रिकमेंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, पूरा चांसेस है कि इस बार फंसेगा, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में तो कंटिन्यू पूछा ही पूछा है, तो इस बार भी हो सकता है पूछे इसको। ठीक है, तो क्रोमोफोर क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ लिखा है बहुत सारी चीज़, उसको पढ़ना आप लोग। क्रोमोफोर जो वर्ड आया है ना, CR मतलब जो क्रोम होता है, इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप या ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई मॉलिक्यूल मॉइटी जो कलर प्रोड्यूस करता हो, मतलब जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता होगा। ठीक है ना, इसमें लिखा भी है इट इज़ ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। ठीक है ना, ऐसा मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर में ऐसा कुछ तो होगा ना, मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम के। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जो उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोला जाता है। ध्यान में रखना, द कलर अराइजेस व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब certain wavelength of visible light and transmit of or reflect other। और लाइट कलर क्यों दिख रहा है उसके पीछे भी रीज़न होता है बहुत सारा, किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो और एमिट करेगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है वो वहाँ पे उस कलर का दिखता है वो कभी भी। ठीक है ना, तो इसके ये इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, इसमें इतना ही बनाना है आपको, कोई ग्राफ व्राफ कुछ नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना आप। ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, एजो एमिनो, हेजॉक्सी एंड कार्बोनाइल एंड थायोकार्बोनाइल। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतने सारे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल तो याद रख ही लेना। ठीक है ना, और नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑक्सोक्रोम। इसका क्या होता है, इसका खुद का कलर नहीं होता है। ठीक है ना, बट यदि आप इसको क्रोमोफोर, यदि आप इसमें क्रोमोफोर जोड़ देते हो, जैसे कि मान लो बेंजीन है आपके पास, ठीक है ना, ये आता है आपका किसमें, ऑक्सोक्रोम में। सपोज इसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो 250, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, अदरवाइज मत लेना, हो सकता है वैल्यू रॉन्ग हो यहाँ पे, 230 आ रहा है इसका मान लो। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें क्या जोड़ देते हो, NO2 जोड़ दो। ठीक है, मान लो इसका Na2 जोड़ने से इसका जो वेवलेंथ होता है ना, ये 250 चला जाता है, 250 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोफोर जोड़ने से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी तो इनहेंस हो रही है ना, ऑक्सोक्रोम की प्रॉपर्टी इनहेंस हो रही है। क्यों इनहेंस हो रही है, क्योंकि ये किधर की ओर जा रहा है, विजिबल लाइट की ओर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे बताऊंगा आगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में भी। ठीक है ना, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, देखो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट अ पार्टिसिपेंट पर्टिकुलर कलर फैन अटैच टू द क्रोमोफोर। यदि आप इसको क्रोमोफोर के साथ जोड़ देते हो तो ये भी कलर प्रोड्यूस करने लगता है when present alone, but when present alone we will fail to produce the color। यदि अकेला होगा ना ये तो उसमें कोई कलर वलर नहीं होता, इट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड। बट इसके साथ यदि कोई भी क्रोमोफोर वाला इसके साथ जोड़ दो तो ये इसके भी प्रॉपर्टी में इन्हेंस हो जाती है, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या चीज़ दिया हुआ है आपका, OH, NH2, CH3 एंड NO2, ये भी है, देखो दोनों हैं इसमें, नाइट्रो नाइट्रो दोनों जगह दिया हुआ है।
ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक ही स्लाइड का इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप और पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को 2021 में पूछा गया है, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया इसको। ठीक है, तो आई होप इस बार आ जाए, क्योंकि इतने सालों से चुका है तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो इग्नोर मत करना, पढ़ के जाना। ठीक है, 2025 में पूछ सकता है इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिनोट दी denote the movement of electron across various energy level or orbital within a molecule upon the absorption of ultraviolet or visible light। ठीक, तो when a molecule absorb light in UV region typically 200 to 400, इसका मतलब 200 to 400 UV का रेंज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब कोई मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। मान लो यहाँ पे कोई सैंपल लिया हूँ मैं, इस पर यदि कोई लाइट पास करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब होने की वजह से इसका एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ जाएगा, इस ग्राउंड स्टेज से ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, हायर एनर्जी लेवल की ओर जा रहा है। ठीक है ना, ये जो नीचे वाला है ये होता है होमो, इसको बोलते हैं ल्यूमो, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखो, अब कितने सारे ट्रांजिशन ऐसे होते हैं उसी को बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये ग्राफ जरूर बनाना। ओके, इसको स्पेशली मैंने अपने हैंड से ही ड्रॉ किया है। ठीक है, अब कोई किसी से कॉपी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे रेफरेंस नहीं डाला है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो ये एनर्जी लेवल है, ये वाला जो दिया हुआ है सिग्मा होता है पहले, फिर पाई हो जाएगा, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब इसका हायर एनर्जी लेवल होगा सिग्मा स्टार और पाई स्टार, और इसका सबसे ज़्यादा होगा सिग्मा स्टार हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांजिशन के लेवल हो गए ये। ओके, ट्रांजिशन के लेवल होने के बाद चार टाइप के होते, 5-6 ट्रांजिशन है, 2 फॉरबिटन होता है इसमें। तो कौन कौन सा ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो देखो ये हाईएस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा से सिग्मा स्टार पाई स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन और एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। 5 टाइप के दिए हुए हैं जिसमें से 4 टाइप को आपको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्या चीज़ होता है, ये डिटेल में दे दिया हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। एरो का मतलब क्या समझ रहे हो, एरो सर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई से पाई स्टार की ओर जा रहा है, ये मतलब होता है इस एरो का। तो दिस प्रोसेस इंटेल्ड द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, बॉन्डिंग याद रखना, जब भी एटम का कॉम्बिनेशन होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है यूनिट 1 में। ठीक है, तो आप जाके इसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, कौन से थ्रू थ्योरी के हिसाब से होता है, LACO। ठीक है, लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल के रूल के हिसाब से इसमें एटम्स में कॉम्बिनेशन होता है इसका। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, एक लो एनर्जी का बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा जिसका एनर्जी हाई होगा। ठीक है, ये बेसिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यूनिट 1 में, और मेरे वीडियो में भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक। ठीक है, तो आप उसको देखना वहाँ पे, फिलहाल अभी इसको आगे करते हैं। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ से कहाँ जाएगा, पाई से पाई स्टार की ओर जाएगा। ठीक है, तो सच दोज फाउंड इन एल्कीन, जितने भी एल्कीन्स हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, पाई से पाई स्टार। देखो अब आपके पास जो कंपाउंड है पता चल जाएगा ना हमको कि हाँ इसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो सकता है, एल्कीन वाला कंपाउंड है, इतना तो पता चल जा रहा है ना मुझे, यदि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन आ रहा है तो। ओके, तो टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार ऑर्बिटल, ट्रांजिशन ऑफ दिस नेचर फ्रिक्वेंटली अगर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसमें डबल बॉन्ड होगा ज़्यादातर उसी में ही होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड उसी में होता है ना जी। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है क्या, नहीं होता है, खाली सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें। पाई बॉन्ड किस में होगा, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक इसमें पाई बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली इसमें डबल बॉन्ड होगा, उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो डेफिनेटली इसमें पाई होगा और सिग्मा भी, सिग्मा से रिलेटेड जो भी ट्रांजिशन होगा वो भी होगा। ठीक है सर, एरोमेटिक रिंग एल्कीन, ठीक है, इसको तो बता दिया, स्पेसिफिक विद इन द रेंज, इस रेंज में वो एब्जॉर्ब करता है कभी भी। उसके बाद होता है N2 पाई स्टार। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस प्रोसेस इंटेल द एक्साइटेशन
स्टेट दिस प्रोसेस इंटेल द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता होता है, किस क्या बोलते हैं उसको, लोन पेयर जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, लोन पेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर किस में होता है जी, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, यही सब चीज़ों में। इसका मतलब डेफिनेटली हेटेरोएटम तो मिलेगा यदि यदि N2 pi स्टार वाला जा रहा है तो, समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड भी होगा। और जैसे कि मान लो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, या सिंपल एग्जांपल में यदि दूँ तो मान लो अमोनिया ही बोल दूँ, ये वाला, ठीक है। तो अमोनिया में हालांकि पाई नहीं होता है, तो ये वाला मत लेना, ठीक है, ये एग्जांपल इज नॉट गुड। तो कैसे ले सकते हो, ये वाला ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा बॉन्ड भी मिल रहा है आपको, पाई बॉन्ड भी मिल रहा है आपको, पूरे टाइप के मिल रहे हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकता है आपका, ये भी बॉन्ड होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार बॉन्ड भी होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा, ठीक है, और N2 pi स्टार भी होगा, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इस एटम के बारे में हमको पता चल जाता है थोड़ा, विच इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम द लोन पेयर। देखो अभी बताया लोन पेयर, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेटेरोएटम such as oxygen, nitrogen, halogen, and two antibonding pi star orbital. This transition is observed in molecular that possess the lone pair of electron on heteroatom such as carbonyl compound and amine भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, NH3। तो ये रहा आपका N2 pi स्टार ट्रांजिशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है, क्या है इसमें सिग्मा, ये भूल जा रहा हूँ मैं आपको, टेक प्लेस एट द समवॉट द एक्सटेंडेड वेवलेंथ कंपेयर टू द पाई-टू-पाई स्टार ट्रांजिशन, कि अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे होगा इसका, 480 टू 400 नैनोमीटर पे ये ऑब्जर्व होगा। उसके बाद आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, कि दिस प्रोसेस इंटेल द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिट टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिट। कहाँ होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होगा, मतलब जहाँ भी सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको वहाँ पे ये ट्रांजिशन मिलेगा आपको, ठीक है। दिस ट्रांजिशन नेसेसेट, मतलब जरूरी होता है, किसमें होता है, फोटॉन्स ऑफ हायर एनर्जी, हायर एनर्जी चाहिए रहता है। देखो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तभी तो ट्रांजिशन होगा ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। एंड टिपिकली फाउंड इन वैक्यूम यूवी रीजन एंड स्पेशली बिलो 200 नैनोमीटर पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। आर डिटेक्टेड इन मॉलिक्यूल कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बॉन्ड सच एज एल्केन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो इट इज़ अ वीकर ट्रांजिशन, ये बहुत वीक होता है इसमें, ठीक है। इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, टिपिकली ऑब्जर्व इन द मॉलिक्यूलर विद लोन पेयर ऑफ, जैसे लोन पेयर है उसमें मिलेगा, सिंगल बॉन्ड वाले में, ठीक है। और हेलोजन देख के लिख सकते हो इसको आप लोग, जैसा आपको लग रहा है ना कि N2 pi स्टार ट्रांजिशन किस में मिलता है, तो पर्टिकुलर इसका एग्जाम्पल बताना और बाकी चीज़ें इसमें करना, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसके, रेड शिफ्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई ऑल्सो हाईली रिकमेंड दिस क्वेश्चन टू प्रिपेयर इट। तो रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, तो हो सकता है रेड शिफ्ट ना देखिए, इसको क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना दोनों को। तो दोनों में से किसी भी टर्म का यूज़ कर सकता है वो, चाहे रेड शिफ्ट बोलो, चाहे क्या बोलो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेड शिफ्ट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब और एमिट द लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो तो रेड शिफ्ट किस में होगा, जो हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, टू द फैक्टर लाइक इंक्रीजिंग द कॉन्जुगेशन। यदि नॉर्मली आपको लैम्डा मैक्स कुछ और मिल रहा है, लैम्डा मैक्स मतलब जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वो वाला चीज़। यदि मान लो किसी भी चेंजेस हो रहा है उसमें, कुछ केमिकल में, मान लो कॉन्जुगेशन में चेंज हो रहा है, या सॉल्वेंट की वजह से सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर के साइज पर भी डिपेंड करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चेंजेस आ सकती है, ठीक है, रेड शिफ्ट की वजह से।
तो रेट शिफ्ट क्या हो जाएगा आपके पास, इसके लिए ग्राफ जरूर बनाना आप लोग इसमें। ठीक, ये जो ग्राफ बना हुआ है किसके किसके बीच में है, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ लिखा हुआ है जो उसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे, और इधर लिखा हुआ है इसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को ए से रिप्रेजेंट करोगे जो वाई एक्सिस में दिया हुआ है। सपोज किसी मॉलिक्यूल का जो ग्राफ बन रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ये आपके सॉलिड वेज लाइन से मैंने इसको किया हूँ, ठीक है, इसका लैम्डा मैक्स मान लो ये है, ठीक है। हो सकता है उसमें आप पोलैरिटी मतलब किसी दूसरे सॉल्वेंट में इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या किसी और रीजन की वजह से आप इसको कर रहे हो, तो उसका जो लैम्डा मैक्स जो होगा ना वो किधर शिफ्ट हो गया आपके पास, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, या क्या बोल सकते हो, लो एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी बोलो या फिर हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग बोथ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, ये पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। और इसी में एक आता है, ये भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ब्लू शिफ्ट भी होता है एक, ठीक है, क्या चीज, ब्लू शिफ्ट, जैसे रेड शिफ्ट है ना वैसे ब्लू शिफ्ट भी होता है। तो ब्लू शिफ्ट को क्या बोलते हैं, जैसे इसको बैथोक्रोमिक बोल रहे थे तो इसको बोलोगे हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक, तो ये चीज हो गया हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इस बार के सिटी में भी मैं इस क्वेश्चन को पूछा था ताकि आप लोग एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास, इसका जो एक्चुअल होगा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और इधर एब्जॉर्प्शन हो गया आपके पास। तो जो आपके पास जो ओरिजिनल है ना, ये एक्चुअल जो आपके पास लैम्डा मैक्स है ये वाला, ठीक है, मान लो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहा है, यदि इसका वेवलेंथ राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन की ओर आ रहा है, इसमें किधर जा रहा था, राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, शिफ्ट शिफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो लेफ्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इधर किस में होता है, ब्लू, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसमें इसमें राइट डायरेक्शन में होता है, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में यदि नैनोमीटर या क्या बोल सकते हैं इसको, लोअर वेवलेंथ या तो फिर हायर एनर्जी, ठीक है, की ओर शिफ्ट होगा तो उसको बोलोगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। ये चीज़ है। यदि मान लो इसके इंटेंसिटी में वेरी हो रहा है, इंटेंसिटी मान लो एक इस टाइप का बन रहा है और कभी इस टाइप का बन रहा है, तो इंटेंसिटी वेरी हुआ इसमें, ये इसके एक्चुअल से ये कहाँ जा रहा है, हाई की ओर जा रहा है, तब इसको क्या बोलोगे, हाइपर क्रोमिक, हाइपर क्रोमिक, ध्यान रखना हाइपर क्रोमिक। और यदि मान लो एक्चुअल इतना है और यदि मान लो नीचे आ रहा है कोई, डाउन हो रहा है ना इसमें, तो इसको बोलना हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो था अभी तक यूवी से रिलेटेड पूछ रहा था पूरा, अभी अब आपको पास आया कौन सा है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है, तो ये आईआर का है क्वेश्चन, आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, आईआर पोर्शन से, या इसी को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके, तो ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में इसको नहीं पूछा है, शायद पूछा भी होगा, देख लेना एक बार। मॉलिक्यूलर जो वाइब्रेशन होता है ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है होता है ये, तो हो सकता है इस बार 2024 में आ जाए, यदि नहीं पूछा होगा तो 2025 में, तो ज़रूर पढ़ के जाना इसको। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होगा, इसको आप पढ़ना, क्या चीज़ होता है वाइब्रेशन, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या चीज़ें हैं पूरे, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर द ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपने एक्चुअल पोजीशन से यदि ये रोटेट करता है, रोटेट नहीं बोल सकता, ऑसिलेट करता है, ये सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए, तो मूवमेंट होगा किसी भी एटम में, मान लो इस टाइप का एटम है, यदि आप लोग इसमें मूवमेंट कराओगे ऑसिलेट तो इधर उधर जाएगा कि नहीं, पेंडुलम टाइप, तो उस टाइप का यदि मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, यदि वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा ना, तो उसकी वजह से यदि कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो बोला जाता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल वाइब्रेशन आपके पास कितने हैं देख लेते हैं। तो molecule can vibrate in various ways, but in most important for IR, the fundamental vibration, these are basic. Most fundamental vibration are two types. एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग का नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोग को, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन खींचते हैं, इसमें खिंचाव आएगा उसमें, तो
तो इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल मूव्स क्लोजर टुगेदर और फर्दर अपार्ट अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। या तो एटम दूर जाएगा या तो एटम पास में आएगा इसके, ठीक है ना। दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आइसोमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और सेकंड वन इज, नहीं ये बेंडिंग गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखना। एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मत लिखना, गलत है यहाँ पे ये। एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल जो एटम होगा यूनि डायरेक्शन होगा, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा। या तो दोनों एक ही साथ जाएगा इधर, नहीं, एक डायरेक्शन में किधर हुआ, ये इधर मान लो एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं था। या तो फिर एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन जा रहा है तो इसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोला जाता है। अब दूसरा होता है बेंडिंग, ये लिखो, देखो लिखा है यहाँ पे, ये बना हुआ देखो, सेम डायरेक्शन है तो स्ट्रेचिंग, अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है और एक पास में आ रहा है तो उसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलोगे। अब दूसरा आता है आपके पास बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग बेंडिंग होते हैं चार टाइप्स के, देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन इन प्लेन में होगा, यदि कोई शिफ्टिंग, यदि इन प्लेन वाइब्रेशन हो रहा है तो ये दो टाइप का होगा, सीजरिंग एंड रॉकिंग, ठीक है। और यदि आउट ऑफ प्लेन होगा वाइब्रेशन तो ये दो टाइप का होगा, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। ध्यान में रखना इसको। स्ट्रेचिंग कितना हो गया, दो टाइप का, बेंडिंग हो गया चार टाइप का। सीजरिंग, सीजरिंग मतलब कैंची ही कैंची की तरह होता है, मतलब सीजरिंग में कैसा होता है आपका मोमेंट, दोनों एक साथ पास आएंगे, दोनों एक साथ दूर जाएगा, तो इस टाइप का जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सीजरिंग होगा। रॉकिंग मतलब पूरा चीज़ इसमें दिया हुआ बेंडिंग का, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ये भी दिया है, इन प्लेन। तो सीजरिंग क्या होगा, देखो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर भी जा सकता है, ठीक है। इन प्लेन रॉकिंग का मतलब यदि दोनों एटम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन है तो राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन है तो लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो रॉकिंग हो जाएगा। वैगिंग का मतलब क्या होता है, यदि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम है मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, दैट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हो रहा है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो क्या होगा, वैगिंग। ट्विस्टिंग का मतलब एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना इसको। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल में वाटर दिया है। वाटर इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट द वेरियस टाइप ऑफ वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन इन द वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड्स सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसमें मिलेगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मिलेगा और बेंडिंग भी मिलेगा इसमें वाटर में। जो अभी तक ये वाला वाटर मत समझना है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, तो ये वाटर का एग्जाम्पल दिया देखो, ठीक है। तो इसमें तीनों टाइप के वाइब्रेशन मिलेंगे आपको। और उसके बाद आई आर का जो इसमें पूछा गया उसके बारे में आपको बताना है, जैसे कि सिलेक्शन रूल पे नोट लिखना है। तो ये सिलेक्शन रूल हो गया। सिलेक्शन रूल कहने का मतलब ये होता है कि जो आई आर स्पेक्ट्रम कभी भी आता है ना आपके पास, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब आई आर एक्टिव है, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है, समथिंग में भी नॉट एक्टिव, ठीक है। तो जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा आई आर रेडिएशन को, तो जो भी आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो आई आर इनएक्टिव होगा। क्या बोलोगे, इनएक्टिव, ये वाला चीज, ठीक है। तो आई आर को यदि कोई भी मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर रहा है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सॉरी सबसे बड़ा उसका क्राइटेरिया क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यदि उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वो आई आर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है। जिस पे नहीं होगा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं डाइपोल मोमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, ये मान लो इसका जो होगा लोन पेयर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से इसका जो अट्रैक्शन होता है वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। डाइपोल मोमेंट बनेगा क्या, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसका डायपोल मोमेंट जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो इस केस में यदि मान लो इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा, तो उस केस में ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो इस पे कार्बन पर डेंसिटी आ रहा है ना, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का कोई ग्राफ नहीं आएगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का एक पिक आएगा इसमें। तो ये सब चीजें हैं इसमें, दिया भी हुआ है, देख लो यहाँ पे। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में जो आई आर होता है इनएक्टिव होता है, और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में जो आई आर होता है, आई आर तो इनएक्टिव है, यहाँ पे भी इनएक्टिव दिखा रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे दिया है बेंडिंग, तो बेंडिंग भी हो सकता है, तो बेंडिंग में भी क्या दे रहा है आपका, डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेचिंग हो रहा है, इसमें स्ट्रेचिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है इस पे। ठीक है, तो ये होगा पूरा सिलेक्शन रूल पे, डायपोल मोमेंट को फोकस करना आप लोग, डायपोल मोमेंट, ये चीज ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन में। फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ो थोड़ा सा। तो इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी द फंक्शनल ग्रुप रीजन डिनोट्स a specific area of IR absorption spectrum that generally include the characteristic absorption band associated with a different functional group present in a molecule। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में डेफिनेटली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो स्पेसिफिक ग्रुप है जो एक किसी स्पेसिफिक रीजन पे आने वाला है। ठीक, तो द डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, कार्बोनाइल एंड अमाइन अराइज फ्रॉम द यूनिक बॉन्ड टाइप एंड स्ट्रक्चर। तो अमाइन हो गया, OH हो गया, या बाकी जितने भी अलग फंक्शनल ग्रुप है, सबके लिए एक यूनिक फ्रिक्वेंसी होता है कभी भी, तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे आएगा। ठीक है ना, दिस फ्रिक्वेंसी सर्व एज आइडेंटिफायर, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। तो मान लो यदि OH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यदि आपको पता चल जाएगा कि 3300 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस रेंज में यदि कोई पीक आ रहा है तो वो किसका होगा, OH की वजह से होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना यदि कोई आपके पास अननोन कंपाउंड होगा तो। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 4000 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और उसमें एक ग्राफ बनाना भूलना मत, चाहे आपको फिंगरप्रिंट रीजन पूछे, चाहे वो आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन पूछे। ये फंक्शनल ग्रुप का रीजन हो गया और ये फिंगरप्रिंट का रीजन हो गया, इसको भी पूछा जाता है। कुछ भी पूछे ये दोनों, ये ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपको सिलेबस में जो दिया स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर में पूछा था ये मैं लिखना भूल गया हूँ फिलहाल। तो व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एग्जिबिट वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड वाई। द राइट द एप्लीकेशन ऑफ आई आर ऑलरेडी हो चुका है आपका, तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर when the molecule experience transition that involve both vibrational and rotational। ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई यदि एटम है और लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे एटम होगा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ये मॉलिक्यूल या एटम मतलब वहाँ पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी, मतलब रोटेशनल बिहेव करेगा, तब यहाँ पे अप्लाई होगा आपका ये वाला। तो दिस स्पेक्ट्रम यूजुअली अकर विद इन अ माइक्रोवेव टू इंफ्रारेड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मॉलिक्यूल एक्सिबिटिंग द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो कौन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इसके बारे में देखते हैं अभी। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें एक से ज़्यादा एटम होता है या प्रेजेंट होगा उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो अभी तक जितने देख रहे थे सब ज़्यादातर पॉलीएटॉमिक ही थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग मोर देन 2 एटम्स इंक्लूडिंग डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक टाइप आल्सो आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जितने भी मल्टी एटम्स हैं वो सब क्या दिखाएगा आपका, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हाउएवर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए पहले बता दिया था आप लोग को कि आईआर एब्जॉर्ब करेगा तो कभी भी उसके लिए डाइपोल मोमेंट जरूरी होता है टू इफेक्टिव इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रीजन ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। अब इसमें नीचे देखो लिखा हुआ है, तो होमोजेनस डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज CO, कार्बोनाइल,
HCl NON HF, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, एग्जिबिट परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ये डेफिनेटली दिखाएगा आपका हायर एक्टिव होगा ये फ्रॉम वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस बनाएगा, और सॉरी ये माइनस होगा, पार्शियल माइनस, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। दिस रोटेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्लूड वेरियस इन डाइपोल मोमेंट, enabling the absorption of electromagnetic radiation and resulting in the generation of rotational vibrational spectra। ठीक। नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर है, मतलब पोलरिटी नहीं दिखाता, जैसे कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होगा, आईआर इनएक्टिव होता है, ये सब चीज़ें डाइपोल मोमेंट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो इसमें कभी भी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है इसमें डाइपोल मोमेंट। देखो क्या होगा, तो सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन लैक सिग्निफिकेंस रोटेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशन। ठीक है। spectra in microwave region due to the absence of permanent dipole moment. However, if their transition is elevated vibrational state such as higher energy infrared region, such limited interaction may occur, but this is typically less significant। इसमें आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। देखो कितना सारा इसको पूछा हुआ है। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल particularly linear and non-linear like CO2 H2O N। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, और बाकी जितने भी होते हैं कार्बन H2O N हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, सेफ होता है उसका, तो वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में चला जाता है। आर केपेबल टू अंडरगोइंग द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन इन दिस मॉलिक्यूल, vibrational rotational transition resulting from the rotation of the entire molecule and vibrational transition arising from the stretching and bending। मतलब इन दोनों में क्या मिलेगा आप लोगों को, जितने भी नॉन ट्रांजिशनल होगा, सॉरी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक होगा, उसमें स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग कुछ ना कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। लीनियर मॉलिक्यूल सच एज CO2 and HCl डेमोस्ट्रेट द कपल्ड रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, मतलब दोनों देगा इसमें, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन resulting in vibrational rotational spectra। Non-linear molecules such as H2N demonstrate the vibrational and rotational spectra as well। In non-linear molecule, in intricacy for the rotational motion increase and the vibrational modes can encompass both bending and stretching moment। तो थोड़ा समझ के पढ़ना है इसको, क्योंकि बहुत नया आपके लिए ये। अब इसका जो रीज़न बता रहा था, वो रीज़न भी आपको पूछा हुआ इसमें, what is the reason for the presence of vibrational and rotational spectra in this particular molecule। The presence of dipole moment is essential for the observation of vibrational and rotational spectra। तो dipole moment को तो आप negligible मान ही नहीं सकते या अवॉइड नहीं कर सकते। तो a molecule must either have the permanent dipole moment or generate a temporary dipole moment, कोई ना कोई dipole moment होना चाहिए उसमें, through this vibrational or rotational moment। ठीक है। This is essential for the molecules interaction with the electromagnetic radiation such as infrared and microwave radiation। ठीक है। अब एप्लीकेशन, आईआर का एप्लीकेशन बहुत सारा है। ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। और तो एप्लीकेशन ऑफ आईआर, सबसे पहला चीज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। इसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा टूल होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा आपको। ठीक है। कैरेक्टराइज द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वही चीज़ हो गया, सेम चीज़। यदि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो फंक्शनल ग्रुप को आपको पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आपके पास कोई, मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो लैब में, और आपके पास जैसे CO डबल बॉन्ड है इसमें, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किसी चीज़ में, मान लो कर रहे हो आप किसी भी रिएक्शन में, और ये इस टाइप का बना रहा है। ठीक है। जिंक अमलगम आप लोग देख के समझ गए होंगे कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, कमेंट में गैस करना एक बार। ठीक है। तो ये कीटोन को जो अल्काइल ग्रुप में चेंज करता होगा, एल्केन में चेंज करता होगा। ठीक है। तो आप यदि मॉनिटरिंग इस रिएक्शन से कर रहे हो, कीटोन ग्रुप है यहाँ पे, वो इसको एल्केन में चेंज कर रहा है, तो यदि आप आईआर करके देखोगे तो कीटोन का 750 के करीब कुछ आता है इसका पिक। तो यदि ये अब्सेंस हो गया तो समझ जाना कि ये इसमें चेंज हो गया ये। ठीक है। और इसका भी पिक आएगा CH2 का, CH3, CH2 और CH3, इसका भी पिक अलग से आएगा आपके पास, अपीयर होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है
मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हो ना आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का, दैट आल्सो यूजफुल फ्रॉम दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ये भी पता कर सकते हो। क्वांटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दिस मेथड इज एम्प्लॉय फॉर द प्रिसाइज एनालिसिस इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड विद इन द मिक्सर ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर का इंटरेक्शन क्या है ये भी पता चल जा रहा है, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, ये इसके बारे में पता चल जाता है आपको ज़्यादातर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पॉलीमर सबसे बेस्ट होता है ये पॉलीमर के लिए। मान लो पॉलीमर एक फिल्म है आपके पास, ठीक है ना ये घुलता है ना ये कुछ बनता है, ना ही इसका आप केवीआर पैलेट बना सकते हो, ना ही इसको आप लिक्विड के जैसा कुछ कर सकते हो। तो पॉलीमर के लिए सबसे अच्छा होता है एक ATR मोड होता है इसमें, इसके बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होगे। ठीक है, ATR मोड बोला जाता है जिसको शॉर्ट क्या बोल सकते हो आप लोग, सॉलिड फॉर्म ऑफ FTIR। ठीक है, फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ATR मतलब एटेन्यूएटेड ट्रांसमिटेंस रिफ्लेक्टेंट, तो इसका एक अलग से मोड होता है जिसका यूज़ किया जाता है कभी भी। ठीक, तो देखेंगे उसको। बाकी चीज़ क्या होगा, ड्रग, यदि आपको कोई ड्रग का एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हो, कौन सा उसमें सब्सटेंस है, कौन सा इंटरेक्शन, इसके बारे में पता चल जाता है। और ये चीज़ तो वही हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इतना अभी तक ये जो क्वेश्चन था वो IR से रिलेटेड था। ठीक, अभी और आपके पास 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अब इसमें भी आपको नोट लिखना है, जैसे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एंड NMR, ये 2023 में पूछा गया है ऑलरेडी। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग, इसमें भी नोट लिखने बोल रहा है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। 2023 में ऑलरेडी पूछा गया इसको, किसको, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एंड NMR का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आप मेरे कंप्लीट वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में, या तो इसको स्प्लिटिंग को ही और क्या बोल देते हैं, कपलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, जैसे हमेशा बोलते आया हूँ मैं कि इसको समझाना है कि हो है क्या चीज़ पहले। ठीक है ना, तो द सोर्स ऑफ सिग्नल, जितने भी होते हैं सोर्स ऑफ सिग्नल मतलब नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ये बताने से पहले, नंबर ऑफ सिग्नल। तो आप मेरे इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सिग्नल जो मैंने बताया था क्लास में, इसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो आप जाके मेरे इस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो इसमें दिया हुआ है थंबनेल, आप उसमें जाके देख सकते हैं, या आई बटन में इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आई बटन में दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल पहले आप जान जाओगे तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जाइए और उसको फॉलो कीजिए एक बार। तो यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, द सोर्स ऑफ सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रा, दिस इज अ फिनोमिना कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग। जो सिग्नल आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि मान लो 2 सिग्नल आ रहे हैं, 3 सिग्नल आ रहे हैं, तो ये जो 3 सिग्नल है या 2 सिग्नल है, इसमें स्प्लिटिंग होता है कभी भी। मतलब एक डबलेट बोल रहा हूँ ना, जैसे कि 2 का मतलब डबलेट हो गया, 3 का मतलब ट्रिपलेट हो गया, 3 सिग्नल आ रहे हैं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2 सिग्नल का मतलब 2 सिग्नल किस पैटर्न में मिल रहा है ये। ठीक है, किस स्प्लिटिंग होगा इसमें, तो किस पैटर्न में मिल रहा है ये, तो जिस पैटर्न पे मिलता है ना उसी को बोला जाता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये पैटर्न के पीछे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई of in a molecule is known as spin spin coupling, and the coupling occurs through bonds by means of slight impairing of bonding electron, and the complicity of the multiple depends मल्टीप्लेट का मतलब मान लो एक से ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है जिसको हम गिन नहीं पाते, क्या बना दिए सर बोलोगे आप। ठीक है ना, मल्टीप्लेट होता है, मल्टीप्लेट भी कई, यदि 2 से ज़्यादा पिक आता है तो उसको मल्टीप्लेट में काउंट कर दिया जाता है, ये चीज़ है। मल्टीप्लेट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नंबर ऑफ नियर प्रोटॉन, नियर एटम, नियर बाय एटम, उसके बाजू में जितना होगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को होता क्या चीज़ है, नहीं तो फिर सर पकड़ लोगे क्या बता रहे सर। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, आपको नंबर ऑफ सिग्नल निकालना है। ठीक है, जैसे कि CH3, CH2 और CH3, इस पे नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए आपको n+1 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। n का मतलब क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सही सोचे जो सोचे हो, लेकिन यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन
मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन बोल सकते हो आप, मतलब नेबरिंग इसके बाजू में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है। यदि हमको मान लो इस पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन है ना, इसका आपको क्या निकालना है, सिग्नल निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल की बात कर रहा हूँ, पहले मैं स्प्लिटिंग के लिए n+1 का रूल फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल पहले निकालो। तो नंबर ऑफ सिग्नल के लिए क्या देखना पड़ता है आपको, क्या बोलते हैं उसको, सेम एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए उसका। और दूसरा क्या हो जाएगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट का मतलब सेम एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, जैसे कि मान लो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो CH3 है, ओके, और ये CH3 को पकड़ो, इधर से जाओगे तो CH3 है, मतलब इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, मतलब ये एक टाइप का सिग्नल देगा, एक टाइप का सिग्नल देगा। और दूसरा ये होगा बी टाइप का सिग्नल देगा, मतलब दूसरे टाइप का सिग्नल देगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितना हुआ, 2 सिग्नल हुआ। ठीक, अब मैं बात करता हूँ स्प्लिटिंग की। तो स्प्लिटिंग के लिए क्या करोगे, इस N1+ रूल को फॉलो करना। N का मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन होता है। मान लो ये जो CH3 है, इसका आपको क्या निकालना है, 2 सिग्नल आएगा, तो जितना, तो इसका पैटर्न निकालना है आपको। इस पैटर्न को ही बोला जाता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, तो अब इसका निकालने के लिए क्या करोगे, जिसका आपको निकालना है ना, उसका आप उसको 1 मान लेना, और उसके बगल में देखना, बगल वाला प्रोटॉन, एडजेसेंट प्रोटॉन में कितना एडजेसेंट मॉलिक्यूल कौन सा है और इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दो, तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये वाला CH3, ये जो CH3 दिया हुआ है ना, इसका ट्रिपलेट पिक आएगा आपके NMR में, 2 पिक आएगा, जिसमें से एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ट्रिपलेट पिक होगा आपके पास, ओके, ट्रिपलेट हुआ। और दूसरे वाले का क्या होगा, देखो ये बीच में है तो इसको 1 मान लो, और दोनों साइड 3-3 प्रोटॉन है, मतलब कौन सा होगा, हेप्टेट। ठीक है, 7 हो रहा है ना, तो हेप्टेट इसी को बोल दिया जाता है, मल्टीप्लेट बोल दिया जाता है। क्या बोलोगे, मल्टीप्लेट। 1 2 3, 3 को ऊपर कर दो, 4 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 होता है इसमें, एक और लिख लो बीच में, ये वाला बीच में होता है एक और। तो 7 टाइप के, मतलब 7 पिक मिलेंगे आपको इसमें, तो हेप्टेट होता है, जिसको कॉमन वर्ड में मल्टीप्लेट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाना है। अब मैं पूरा समझा दिया, तो अब इसके डिप में नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो, एग्जांपल को समझा देता हूँ। ठीक है, 112 ट्राइक्लोरोइथेन, तो 112 ट्राइक्लोरोइथेन ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल आप देख सकते हो यहाँ पे कितने टाइप के होंगे नंबर ऑफ सिग्नल, उसको देखने के लिए क्या करोगे आप लोग, इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का देखो, यहाँ कार्बन है आपके पास, इसके बगल में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके बगल में Cl है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, समझ में आया क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं, इसके एटमॉस्फेयर देखना है, इसको दोनों सेम सेम है, तो ये वाला A होगा, ये वाला एक टाइप का सिग्नल देगा। अब इस वाले प्रोटॉन के लिए देखो, यहाँ कार्बन है और 2 जगह क्लोरीन दिया हुआ है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो गया, तो ये B देगा, मतलब 2 टाइप का सिग्नल आएगा NMR में। ठीक है, 2 टाइप का सिग्नल आएगा, लेकिन कैसा आएगा, हाउ हाउ द पैटर्न विल बी लुक लाइक। ठीक है, पैटर्न कैसा होगा इसका, वही होता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो इस प्रोटॉन को और इस प्रोटॉन के लिए क्या, देखो क्या आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा देख लो, जैसे कि CH और ये CH2 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे लिख लो यार, 1 मिनट। ठीक है ना, किसी को भी देख सकते हो आप लोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वही बना देता हूँ मैं आप लोगों का। ये H हो गया, Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये Cl हो गया। तो आपको पर्टिकुलर क्या गिनना है, आपको नंबर ऑफ सिग्नल गिनने हैं, वो तो गिन लिए, कितना आएगा, 2 टाइप का आएगा। पैटर्न देखो, तो इसमें देखो, इसको आप क्या मान लो, 1 मान लो, तो इसके बगल में कितना प्रोटॉन दिख रहा है, एक प्रोटॉन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डबलेट होगा। ठीक, मतलब ये जो CH दिया हुआ है ना, इसके लिए डबलेट आने वाला है। तो डबलेट का मतलब इस टाइप का पैटर्न आएगा, देखो यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट आना चाहिए, तो एक ट्रिपलेट का पिक आता है और एक डबलेट का पिक आता है। देखो यहाँ पे ट्रिपलेट आया है, तो NMR में ना इस टाइप का दिखाता है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको जूम आउट करके देखना पड़ता है, ये चीज़ है। अब कितना आया, समझ में आ गया, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे आया, ये भी समझ में आ गया, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसे आया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब कहाँ आएगा, ठीक है, हिंदी में इसलिए लिखा ताकि तुरंत सर से दिमाग में आ जाए ये चीज़। ठीक है, कहाँ आया, कहाँ आया को क्या बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, केमिकल शिफ्ट के बारे में। ठीक है, अब ये पिक यहीं पे क्यों आया और जो ट्रिपलेट है यहीं पे क्यों आया, ये चीज़ इसको पढ़ेंगे, केमिकल शिफ्ट में पढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन है क्या इसका। ठीक, ये चीज़ है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को।
ठीक है, आगे देखो इसमें क्या क्या बताया है। जो भी मैं पूरा चीज़ बता चुका हूँ इसमें N1 का रूल फॉलो करोगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, सिग्नल एक है तो क्या आएगा, डबलेट है तो क्या होगा, ट्रिपलेट है तो क्या होगा, इस टाइप का। इसको मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और दूसरा दिया है इसमें केमिकल शिफ्ट इन NMR, तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको। ठीक है, तो ये चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में पूछ दे इस बार। ठीक है, तो 19, 23, 23, 24 कंटिन्यू पूछा है, 25 हो सकता है इस बार आपको ये दे दे। ये नहीं देगा तो जो अभी बताया आप लोग को वो दे देगा, याद रखना है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्या होता है ये, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट रिलेटेड टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी of nucleus in comparison to the standard reference compound. Typically, tetramethylsilane TMS within the context of the nuclear magnetic resonance NMR spectroscopy. It signifies the electronic configuration surrounding a nucleus and aiding in the elucidation of molecules chemical structure. Chemical structure को determine करने के काम, elucidate करता है, उसको identify करने के काम आता है। ठीक है, द केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। जो केमिकल शिफ्ट होता है उसको कैसे, किस में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं, ppm, विच इज ए डायमेंशनलेस यूनिट दैट स्टैंडर्डाइज्ड द स्केल मेकिंग इट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिटलेस होता है और उसके में एक फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूले को भी आपको लिखना है ना। केमिकल शिफ्ट को पोजीशन ऑफ सिग्नल भी बोल सकते हो आप। क्या चीज़, पोजीशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल कहाँ पे आ रहा है ये चीज़ को बताता है ये। तो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा का मतलब होता है केमिकल शिफ्ट। तो ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में लिखोगे, मतलब जो आपको इंस्ट्रूमेंट निकाल के दिया है। ठीक है, कितने हर्ट्ज में दिया है, मान लो यहाँ पे 2 हर्ट्ज या कितने में आ रहा है, 25 हर्ट्ज में आ रहा है ये। ठीक है, 25 हर्ट्ज एक चीज़। अब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का, उसका भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पावर होगा, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे। तो मान लो इसका 250 आ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 10⁻6 ppm से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा आपका। ठीक है, और जितना यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है ना, चाहे 10 आए चाहे जितना भी आएगा, कैलकुलेशन करके देखना इसको, 25, 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10⁻6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इतने पोजीशन ppm बोलोगे ना इसको, मतलब 10 ppm पे क्या आएगा आपका, पीक आएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व केमिकल शिफ्ट ये इंस्ट्रूमेंट करके देता है आपको। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली इसमें क्या कर देगा, 10 ppm बना के देगा आपको। ठीक है, कि पर्टिकुलर हर्ट्ज को वो ppm में चेंज करके देगा आपको, ये चीज़ है। तो कहाँ पे आ रहा है ये भी समझ में आ जाएगा आगे आप लोगों को, कि नहीं आ रही। ठीक है, समझाता हूँ, उसी के लिए हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो CH3 है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पोजीशन को डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ Cl मार दो, Cl कर दो, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे -I इफेक्ट फॉलो करता है, मतलब -I इफेक्ट आता है कभी भी। तो इस -I इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होता है ना, डिसिल्ड फील करे, मतलब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, जी सही बोलूँ तो। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा ना, वो चला जाएगा आपका डिसिल्डिंग रीजन में। NMR का एक रीजन होता है। ठीक है, यदि राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आपका भी वही होगा। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलोगे आप लोग डिसिल्डिंग रीजन। क्या बोलोगे, डिसिल्डिंग रीजन। ठीक है, अपफील्ड। और इधर की ओर जा रहा है तो उसको बोलते हैं सील्डिंग रीजन। तो ये वाला प्रोटॉन किधर आएगा, आपके इधर एरिया में आएगा, और ये वाला प्रोटॉन आपके किधर जाएगा, इधर वाले एरिया में आएगा। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो ये होता है केमिकल शिफ्ट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो फैक्टर में आप लोग को पता चल जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, इसको अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी, इसके लिए भी रेडी रहना आप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से भी होता है ये। तो न्यूक्लियाई इन रीजन विथ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइक अल्काइल ग्रुप पे ज़्यादा होता है ना, प्रोटॉन होता है आपका। टिपिकली रेजोनेट एट लोअर ppm, मतलब ये कि इधर जाएगा, सील्डिंग रीजन की ओर जाएगा बोल रहा है। ठीक है, वाइल न्यूक्लियाई इन लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया नियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल गो द डिसलिटिंग रीजन। अभी जस्ट एग्जांपल दिया ना मैं इसका, अभी जस्ट दिया था, CH3, CH2 और Cl। तो क्या होगा, CS यदि इसके साथ ये जुड़ा रहेगा तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा किधर जाएगा, डिसल्डिंग रीजन की ओर जाएगा, और ये वाला सिल्डिंग रीजन की ओर जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, इल्काइल ग्रुप।
ये मतलब है। फंक्शनल ग्रुप भी डिपेंड करता है, ठीक है। द डाई फंक्शनल ग्रुप कॉज द कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का पूरे एनएमआर में लगभग कितना आ जाएगा, 0.9 ppm के करीब करीब आता है, मतलब शील्डिंग रीजन में आता है। यदि इसमें अल्कोहल जोड़ दो, मतलब अल्कोहल यदि जोड़ दोगे आप लोग, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका जो प्रोटॉन होगा डिशील्डिंग रीजन, मतलब ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला। तो जिससे इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा, डिशील्डिंग जिसको इसी को बोल रहा हूँ। इसका जो प्रोटॉन होगा असुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को, जिसकी वजह से ये किधर चला जाता है, डिशील्डिंग रीजन की ओर चला जाएगा, ठीक है। देखो लिखा भी है डिशील्डिंग। एरोमेटिक्स में जो होते हैं CH वो 6 to 8 ppm के बीच में आते हैं, एल्डिहाइड में 9 to 10 ppm के बीच में आता है, एसिड का एसिड जो होता है ना उसका 12 to 14 ppm के बीच में आता है, ठीक है। बॉन्डिंग भी बताएगा आप लोगों को, बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है ये। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम आल्सो अफेक्ट chemical shift. For instance, the sp3 hybridized carbon in alkene or aromatic typically resonant in the higher ppm, मतलब ठीक है हायर ppm की ओर जाता है, सॉरी हायर ppm देन sp3 hybridized carbon। रेफरेंस कंपाउंड क्या लेते हैं इसमें बता चुका हूँ, TMS, ऊपर पढ़ रहा था ना स्टेटमेंट में, TMS होता है टेट्रामेथाइलसिलेन। तो इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द प्रोटॉन NMR, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना, एक ही मतलब है इस टाइप का, ठीक है। प्रोटॉन एंड कार्बन CNMR 13 लिखना, 13 CNMR विथ अ केमिकल शिफ्ट 0, ठीक है। जो TMS होता है उसका केमिकल शिफ्ट कितना होता है, 0 होता है। स्ट्रक्चर बता दूं तो स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो टेट्रामेथाइलसिलेन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, यू कैन हैव अ लुक, ये वाला। तो ये क्या होगा, टेट्रामेथाइलसिलेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला हो गया आपके पास। अब डाउनफील्ड एंड अपफील्ड रीजन के बारे में तो मैं बता दिया आप लोग को। डाउनफील्ड रीजन असीव टू द हायर ppm, ठीक है। अपफील्ड का मतलब असीव टू द लोअर ppm। तो ये सब चीज़ों मतलब इफेक्ट पड़ता है केमिकल शिफ्ट यदि अप्लाई होगा वहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद देखो एक और सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई द TMS इज टेकन एज अ रेफरेंस इन NMR, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। तो टेट्रामेथाइलसिलेन इज यूटिलाइज्ड एज अ रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्यू टू एबिलिटी टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट नॉन इंटरफेयरिंग सिग्नल, ठीक है। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता भाई, 0 पे आता है तो 0 पे आएगा, चाहे आप कुछ भी सैंपल ले लो, कुछ भी ले लो, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है कि TMS 0 पे आता है तो ठीक है, ठीक है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, ठीक है, किसी दूसरे केमिकल के साथ ये कोई रिएक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये भी चांसेस नहीं है कि आपका जो कंपाउंड होगा वो इस TMS के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये भी कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। एंड एग्जिबिट द सॉल्युबिलिटी इन कॉमन सॉल्वेंट, और ये जो होता है ना नॉर्मली पूरे सॉल्वेंट के साथ जो मतलब घुल जाता है बढ़िया से, एंड कैन ईजिली रिमूव, और आसानी से इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, उस सॉल्वेंट से या किसी भी चीज़ से। तो ठीक है, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, यदि मान लो TMS इसके साथ चिपक गया तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना इसको निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी बेनिफिट है इसमें कि TMS को आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से TMS को लिया जाता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर द कंसिस्टेंस रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट इन NMR स्टडी, ठीक है। इन सब रीज़न की वजह से क्या कर रहा है, इसको ले रहा है। और है देखो इसमें रीज़न को और अच्छे से स्पेसिफाई किया है, सिग्नल शार्प सिग्नल होता है इसमें, ठीक है। सिग्नल क्या होगा, शार्प होगा, मतलब बढ़िया इंटेंसिफिक आएगा इसमें। TMS exhibit the 12 equivalent proton hydrogen atoms, ठीक है, जैसा भी बनाया था मैं आप लोगों को 4 ग्रुप था। एज रिजल्ट द सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 मिथाइल ग्रुप, दिस लीड टू अ सिंगुलर यूनिक एंड प्रिसाइजली डिफाइंड पीक इन NMR सिग्नल, ठीक है, जिसकी वजह से भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉन इंटरफेयरिंग बता चुका हूँ यहाँ पे देखो, TMS exhibit the chemical inertness and remains the unreacted with the majority of the solvent or analytes, मतलब जो आप मिला रहे हो उसमें, thereby the ensuring it does not disturb the NMR signal of the sample, ठीक है, समझा चुका हूँ इसको मैं। reduce the chemical shift value and the delta value, मतलब chemical shift की value for TMS is destabilize the zero, ये भी बता दिया मैं आप लोगों को। and this occurs due to the fact that silicon exhibit the lower electronegativity compared to the carbon,
ठीक है, तो इसको पढ़ना हाईली वॉलेटाइल होगा, जिससे आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटे का ऑलरेडी ऐसे ही हो गया है। ठीक है, और मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, इसको पढ़ना थोड़ा। आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये भी देखो, ये सब यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को, तो ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीज़ें। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है यूनिफॉर्मिलिटी, यूनिफॉर्म जैसा होता है ना, वो वाला। तो आइसोट्रॉपिक refers to the uniformly of the property in all direction within a given medium or system. It implies that the physical characteristics or the constituent regardless of the orientation of the measurement of the or observation. The terms isotropic refers to the condition where the property or constituent and uniform across all directions, सभी डायरेक्शन में सेम होना चाहिए ये। ठीक है, ये चीज़ें। तो in molecule exhibiting the spherical symmetrical electron density such as those with the single non-conjugated bond in solution phase in NMR, and the sliding effect is isotropic indicating the uniform in all direction। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा आपका, यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब एक यूनिफॉर्म होमोजेनस नेचर शो करने वाला यहाँ पे। The isotropic effect in NMR spectroscopy denote the occurrence where the magnetic environment of a nuclei is consistently affected by the surrounding electron density। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगा, यदि उसके बगल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम होगा तो उसमें रिफर करेगा, डिसलिग्नेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसमें इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, इसको देखना आप लोग। और इन NMR एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ इसका क्यों होता है ऐसा। ठीक है, इन NMR द एक्सटर्नल फील्ड B0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, cause the electron to circulate around the nucleus and this circulation produce a localized magnetic field। सब जानते हो है ये वाला। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर घूमता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा ये। दैट कैन आइदर एटूनेट मतलब डिक्रीज और इनहेंस और इंक्रीज द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड दैट न्यूक्लियस experiences the effective magnetic field action on the nucleus by given this equation। कितना इफेक्ट कर रहा है उसको, ये भी उस पर डिपेंड करता है। बी इफेक्टिव इज इक्वल टू V0 माइनस बी लोकल, मतलब लोकली वो कितना जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये रहा आइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में। ठीक, और 9वां आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको भी 2 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मेरे तरफ से जो लगा मेरे को, मतलब इतने एनालाइज करने से, केमिकल शिफ्ट, ठीक है, स्पिन स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ सिग्नल को भी एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि वो मतलब लास्ट में नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो चांसेस है कि वो इस बार पूछ दे नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में, नहीं तो फिर केमिकल शिफ्ट तो जिंदाबाद है। क्यों, पढ़ के चले जाना और उसमें कुछ एग्जाम्पल के बारे में बता देना आप। ठीक है, स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में बताना और उसका एग्जाम्पल दे देना 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन का, ट्राइक्लोरोइथेन सॉरी, ट्राइक्लोरोइथेन के बारे में बता देना, या आपको जो भी इजी लगे एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल दे देना। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। और 9th क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों का, एप्लीकेशन ऑफ NMR। ठीक है ना, तो NMR का यूज़ क्यों करते हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द स्टीरियो केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिक्सचर एनालिसिस मतलब प्योर है इम्प्योर है, इसके लिए भी आपको यूज़ करने में काम आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी काम आता है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के भी काम आता है, मेडिकल इमेजिन, रिएक्शन मैकेनिज्म मॉनिटरिंग करने के भी काम आता है, जैसे IR कर रहा था। मटेरियल में काम तो आएगा ही, एंड ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी काम में आता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका IR से रिलेटेड। ठीक है, जो मैं वहाँ पे ऊपर बताया था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अलग से दिया है फिंगरप्रिंट रीजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हर साल लगभग पूछा ही गया इसको। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में भी मैं बताया था, या ये वाला ग्राफ बनाना या ऊपर वाला बना लेना। ओके, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। एंड द फिंगरप्रिंट रीजन in the infrared region ranging from 400 to 1500 centimeter inverse exhibits a distinctive arrangement of absorption band that arises from the bending and stretching vibration of the molecular bond, and identifying molecules and verifying the structure of the essential particular in the identifying closely related to the substance as isomer or polymer। ठीक है, मान लो आपके पास कोई आइसोमर है, आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सेम होगा, सॉरी मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है फिंगरप्रिंट, सब इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ना, वैसे ही
हर एक कंपाउंड का जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है उसके लिए भी एक कैरेक्टरिस्टिक पिक आता है, ठीक है ना। तो यदि आइसोमर भी आएगा ना तो आप पहचान लोगे कि नहीं ये फिंगरप्रिंट रीजन में दूसरा आ रहा है तो ये टाइप का होगा, और यदि मान लो दूसरे टाइप का आ रहा है तो ये बी टाइप का होगा। इस टाइप से आप इसको डिस्टिंगाइज कर सकते हो आप, ठीक है, पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। तो ये फंक्शनल ग्रुप का रीजन होगा और ये फिंगरप्रिंट का रीजन हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें से 10 क्वेश्चन ही दिया है इसमें, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करोगे तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है उसको मत पढ़ना, कोई टाइम वेस्ट मत करना आप, ठीक है। लेकिन केमिकल शिफ्ट को पढ़ के ही जाना, ठीक है। स्पिन स्प्लिटिंग को पढ़ के जाना, नंबर ऑफ सिग्नल को पढ़ के जाना, इसमें हालांकि नहीं है, ठीक है। और आईआर से रिलेटेड आप लोग को बताया हूँ कई तो फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन, ठीक है। डायपोल मोमेंट से क्या रिलेशन है इसका, ये भी अच्छे से देख लेना आप लोग, एप्लीकेशन देख लेना। मॉलिकुलर वाइब्रेशन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है तो हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक है। और रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यूवी से क्या कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। और बाकी तो है ही आपके सामने जितना सारा बताया मैं आप लोगों को, ठीक है। लैम्बर्ट भी लॉ भी बहुत कम बार पूछा गया है तो एक बार पढ़ के चले जाना, डोंट टेक एनी चांसेस, ठीक है। यूवी का एप्लीकेशन पढ़ लेना। तो ये रहा मेरे तरफ से, ठीक है। तो ये हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा बन गया वीडियो, ओके। बस इसको छोटा भी नहीं कर सकता ना मैं, अलग अलग वीडियो में डालूंगा तो आप लोग को फिर बार बार वेट करना पड़ेगा, इसलिए भले ज़्यादा लंबा बन गया है बट इट्स ओके, आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो ओके, यदि नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। एटलीस्ट लाइक कर कीजिएगा, तभी थोड़ा मोटिवेट होता है कोई भी मतलब बनाने के लिए, अरे चलो लाइक मिल रहा है, बहुत सारा बच्चे पसंद कर रहे हैं तो जल्दी से डाल दो। और नहीं तो क्या होता है ना, फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलता फिर बनाने के लिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से देना और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।